हेलो गाइस, मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। गाइस, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत, चीन तथा अन्य देशों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रूस के बारे में। देखिए क्या है, सोवियत संघ के विघटन से पूर्व रूस सोवियत संघ का एक बृहत भाग था। यानी कि सोवियत संघ जो हमारा था यूएसएसआर के विघटन से पहले, यानी कि उससे पहले जो रूस था वह सोवियत संघ का ही एक भाग था। और कौन सा भाग? बहुत बड़ा भाग। बृहत मतलब बड़ा, यानी कि एक बड़ा भाग रहा है कौन? रूस। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। यानी कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ कि रूस जो था हमारा, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कहलाया। देखिए आगे क्या कह रहा है, वैश्विक पटल पर यह एक शक्तिशाली राज्य है। यानी जो रूस है हमारा, रूस काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राज्य यानी कि देश है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रूस के पास खनिज, प्राकृतिक संसाधन तथा गैस का अपार भंडार है। यानी जो रूस है हमारा रूस के पास खनिज, प्राकृतिक संसाधन और गैसों का अपार भंडार है। इसके पास बहुत सारी चीज़ें, ईंधने अवेलेबल है। आगे देखिए क्या कह रहा है, परिष्कृत शस्त्रों में के विशाल भंडार है। यानी रूस के पास पर्याप्त शस्त्र हैं, हथियार है। रूस परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है। यानी रूस के पास परमाणु हथियार भी हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, जिसे P5 भी कहा जाता है, इसका एक स्थायी सदस्य है। 6 ऐसे देश हैं जिनके पास क्या है, वीटो की पावर है, और उनमें से एक देश हमारा रूस भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा चीन। गाइस, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी के बुक में भी चीन के बारे में काफ़ी कुछ दिया गया है और काफ़ी चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पेपर में। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कह रहे हैं, 1949 में यानी 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। शुरुआत में यहाँ अर्थव्यवस्था सोवियत प्रणाली पर आधारित थी। यानी स्टार्टिंग में क्या था कि जो चीनी की अर्थव्यवस्था थी, जो चीन का अर्थव्यवस्था था, वो कैसा चलता था? सोवियत संघ वाला। और सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था क्या था? सोवियत संघ का मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, यहाँ की अर्थव्यवस्था साम्यवाद और समाजवाद थी। गाइस, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक दे दूँगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, माओ के नेतृत्व में चीन का विकास। यानी जो माओ था, माओ कौन? चीन के प्रधानमंत्री। माओ के नेतृत्व में क्या हुआ है? चीन का विकास कैसे हुआ है, अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चीन ने विकास का जो मॉडल अपनाया उसे खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोड़ा था। यानी कि जो चीन है हमारा, चीन देखो जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तब चीन के अंदर भी साम्यवाद और समाजवाद की विचारधारा थी। लेकिन जो सोवियत संघ में शामिल जितने भी देश थे, उनमें से करीब 90% देश अगर हम कहें तो सब ने क्या किया था कि शॉक थेरेपी की व्यवस्था जो थी उसको अपनाया। लेकिन चीन एक ऐसा देश था जिसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। उसने क्या किया? उसने अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा किया। और वो कैसे किया? चीन क्या किया कि खेती मॉडल को अपनाया। यानी कि खेत से ही पूंजी निकाला और उसको उद्योग में लगाना शुरू किया।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है हमारा, चीन में समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। यानी चीन में क्या हुआ कि समाजवादी मॉडल को खड़ा करने के लिए एक विशाल यानी कि बड़ा औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। और जो चीन था वो चीन ने अपने जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था था, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया, अपने सारे जो भी इसके पास संसाधन थे उसको उद्योग में लगा दिया। आगे देखिए क्या हुआ, चीन अपने नागरिकों का रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजना का भी लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया। यानी चीन जो है, चीन क्या हुआ कि रोजगार देने के मामले में, स्वास्थ्य सुविधा देने के मामले में और सामाजिक कल्याण के मामले में भी बाकी जो भी देश थे उन सब से क्या हुआ कि आगे निकल गया, यानी ये विकास कर गया। लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। लेकिन देखो, अगर किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी देश में जनसंख्या ज़्यादा है तो उस देश को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। यानी एक ये बुरी न्यूज़ है, किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा है। और चीन आपको पता होगा कि वर्ल्ड के नंबर 1 पे आते हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो जब चीन में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी, तो ये क्या कर रहा था, यह चीन के विकास के मामले में एक बाधा उत्पन्न कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे थे। यानी देखो, 1991 में जब यूएसएसआर का जब विघटन हुआ था, उस टाइम पे क्या था कि चीन के अंदर काफ़ी हद तक, यानी कि काफ़ी हद तक जो भी इनकी जनता थी, इनके जो नागरिक थे, वह कृषि के ऊपर निर्भर रहते थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि उद्योग की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था चीन। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, चीन में सुधारों की पहल। अब देखिए हम देखेंगे कि चीन ने कैसे सुधार किया अपने आप को। देखिए पहला बता रहे हैं, चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। यानी चीन ने क्या किया कि 1972 में अमेरिका से भी दोस्ती कर ली, ठीक है, और उससे क्या किया, अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म कर लिया, यानी कि अपने आप को विकास किया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। यानी क्या हुआ, 1972 में जो चीन के प्रधानमंत्री थे, कौन, चाउ एन लाई, इन्होंने क्या किया कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में एक आधुनिकीकरण लाए। और ये 4 प्रस्ताव थे, इसमें 4 प्रस्ताव रखे गए कि देश को कैसे स्टेप बाय स्टेप सुधारना है, यानी विकास करना है। फिर क्या हुआ, 1978 में तत्कालीन नेता देंग श्याओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति को अपनाया। यानी 1978 में क्या हुआ कि चीन ने खुली द्वार की नीति अपनाई। खुली द्वार की नीति यानी कि एक टाइप से अपने व्यापार को मुक्त कर दिया कि कोई दूसरा देश आकर और चीन में व्यापार कर सकता है, या फिर चीन अपना माल कहीं और किसी और देशों में बेच सकता है। आगे क्या हुआ, 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया। यानी 1982 में क्या हुआ कि चीन में जितने भी खेत वाले थे, यानी कि किसान थे, उनके खेतों को क्या हुआ, निजीकरण कर दिया गया। आगे देखते हैं। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ स्थापित किए गए। देखिए क्या हुआ कि 1998 में जब उद्योग का निजीकरण किया गया, उस टाइम पे चीन में क्या हुआ, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है,
SEZ इसको लाया गया, यानी कि इसको स्थापित किया गया। कब? 1989 में। आगे क्या हुआ? चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपने अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया है। यानी 2001 में चीन ने क्या किया कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और अपना एक कदम और आगे बढ़ाया, किसकी ओर? खुली अर्थव्यवस्था की ओर। आगे देखते हैं। चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। यानी आपको पता होगा कि जो हमारा चीन का प्रोडक्ट होता है, चीन का प्रोडक्ट लगभग 90% के देशों में, पूरे दुनिया का देखा जाए तो 90% के देशों में चीन का प्रोडक्ट बिकते हैं। क्यों? क्योंकि चीन का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, यानी कि चीप रेटों पे होते हैं। इस वजह से जो चीन का प्रोडक्ट है वह काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, जिसके कारण चीन के पास विदेशी मुद्रा का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा भंडार है। और ऐसा माना जाता है कि 2040 तक चीन USA को भी पीछे छोड़ देगा और इससे भी आगे निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा? चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू, यानी कि वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। यानी चीन में क्या हुआ? आर्थिक विकास जो हुए थे उसके लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं हुआ। चीन में बेरोजगारी बढ़ी, यानी चीन में बेरोजगारी बढ़ गई और 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। यानी 10 करोड़ से भी अधिक लोग जो क्या है अभी भी रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने का हालत संतोषजनक है। देखिए और नकारात्मक पहलू क्या है कि वहाँ के गांव और शहर के बीच जो रोजगार है उनके बीच क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा अंतर बढ़ गया। यहाँ के पर्यावरण का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि चीन ने विकास के लालच में काफ़ी तेज़ी से पर्यावरण का दुरुपयोग किया है। आगे क्या है? प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। यानी कि चीन में क्या हुआ? भ्रष्टाचार की भी वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हमारा चीन सत्ता का नया केंद्र। यानी चीन का जो सत्ता है उसके नए केंद्र क्या थे? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। कौन? चीन। क्षेत्रफल के हिसाब से विशाल आकार, यानी चीन का आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश है। 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। ये मैंने आपको पीछे बताया था कि चीन क्या हुआ? 2001 में विश्व व्यापार का एक सदस्य बन गया। विश्व की यह एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी मैंने आपको बताया था कि जो 90% देश है वह चीनी से सामान खरीदते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो विश्व में है चीन का एक बड़ा अर्थव्यवस्था खड़ा हो गया है। आगे क्या है? जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। यानी जितने भी बड़े बड़े देश हैं वे सभी क्या कर रहे हैं? चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं, बिना इनकी विवादों को या फिर बाकी गलतियों को ध्यान में रखे। आपको पता होगा कि जो हमारा कोरोना हुआ था कोविड-19, वह भी चीन ने ही फैलाया था और उसके बावजूद भी जो ये सब बड़े बड़े कंट्री है वह चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और इनके साथ व्यापार अभी भी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के लिए चीन के आर्थिक उभर ने काफ़ी मदद की है। यानी 1997 में क्या हुआ कि वित्तीय संकट कहाँ पे? आसियान के देशों में आने के बाद क्या हुआ कि जो चीन है, चीन के आर्थिक इतना उभरा है कि आसियान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। किससे? चीन से। चीन परमाणु शक्ति संपन्न देश है, यानी चीन के पास परमाणु हथियार भी है। चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। चीन द्वारा लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश तथा सहायता की इसकी नीतियां दर्शाती है कि चीन विश्व में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। यानी चीन जो है वह अमेरिका और अफ्रीका के निवेश में भी अब भाग ले रहा है। देखिए अगला है हमारा इजराइल सत्ता का नया केंद्र। यानी कि जो इजराइल है हमारा, अगर आप
इसको वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो बिल्कुल एक छोटा सा डॉट की तरह है, लेकिन इजराइल भी एक विकसित देशों में से ही है। देखिए क्या कहा है, विश्व के मानचित्र पर एक बिंदु के समान सूक्ष्म यहूदी सियोनवादी राष्ट्र के विश्व में सत्ता का नया केंद्र बनकर उभरने के निम्नलिखित कारण हैं। मैंने बताया कि जो इजराइल है, इजराइल क्या है, इजराइल वर्ल्ड के मैप में अगर हम देखते हैं तो एक बिल्कुल छोटे से डॉट की तरह, एक बिंदु की तरह है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक विकसित देश है। और इसको विकसित क्यों कहा जाता है, देखिए इसके कुछ मेन पहलू भी हैं, और वो क्या है, इजराइल की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण, यानी इजराइल का जो अर्थव्यवस्था है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जहाँ की विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी उन्नति तकनीक है, यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी भी यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इजराइल का रक्षा तथा गुप्तचर मामले में अग्रणीय है, यानी इजराइल जो है वह रक्षा में खुद की सेफ्टी के लिए और गुप्तचर के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा विकसित है। आगे देखते हैं, आगे है तकनीकी क्षेत्र में नवाचार का उपयोग, यानी यहाँ जो तकनीकी है वह भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये नए नए तरीके खोजते रहते हैं। औद्योगिकीकरण तथा कृषि में विकास, यानी औद्योगिकीकरण फैक्ट्रियों में और कृषि में भी ये काफ़ी ज़्यादा विकसित है। प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता, यानी इस सिद्धांत पे ही चल के जो हमारा इजराइल है वह इतनी ज़्यादा विकास किया है। देखिए क्या कह रहा है, प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता के सिद्धांत का पालन करते हुए आज इजराइल विश्व राजनीति और विशेष रूप से अरब प्रभुत्वशाली पश्चिमी एशियाई राजनीति में एक विशेष भूमिका निभाती है। देखिए जो हमारा इजराइल है, अगर हम इजराइल को मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इजराइल के चारों और जो देश हैं वह अरब देश है, और अरब देशों के साथ इजराइल की काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई भी अरबी देश इजराइल के ऊपर अटैक करने से या युद्ध करने से हिचकिचाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इजराइल है वह विकसित देश में से एक है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा तकनीकी वाले हथियार और तकनीकी मामलों में भी विकसित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा भारत सत्ता का नया केंद्र, यानी अब हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। क्या कह रहा है, 21वीं सदी में भारत को एक उदीयमान वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, यानी 21वीं सदी के टाइम पे क्या हुआ, जो भारत है वह भी एक विकास हो रहा है, यानी कि भारत का भी एक विकसित देशों के रूप में देखा जा रहा है। एक बहुआयामी दृष्टिकोण से विश्व भारत की शक्ति तथा उसके उदय का अनुभव कर रहा है, यानी जो विश्व है वह भारत की शक्ति और उसके उदय का अनुभव अभी लगाना स्टार्ट कर चुके हैं कि भारत के पास कितनी ताकत है, भारत कितना ताकतवर है, इसका अंदाज़ा अब विश्व लगाना शुरू कर दिया है। भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, जिसमें अधिकांश युवा आबादी है, यानी भारत की जो जनसंख्या वह कितनी है, वह 135 करोड़ है, और इसमें से क्या है कि अधिकांश जो है जनसंख्या वह युवा हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है, यानी भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थिति है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखिए पहला देखते हैं हम सामरिक दृष्टिकोण से, यानी भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीक के साथ इसे आत्मनिर्भर बनाती है, यानी भारत एक परमाणु संपन्न देश है और इसकी जो सैन्य शक्ति है वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा आर्थिक परिप्रेक्ष्य के रूप में 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य एक विशाल प्रतिनिधि व्यापार केंद्र तथा संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन भारतीय प्रवासियों के साथ भारत की प्राचीन समावेशी संस्कृति भारत को 21वीं शताब्दी में शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में एक विशिष्ट अर्थ तथा महत्व प्रदान करती है, यानी कि जो भारत का लक्ष्य है कितना, 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का। आपको पता होगा कि ये भारत का एक लक्ष्य है कि हम 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इकट्ठा करें, विदेशी मुद्रा।
और जो भारत के लगभग 200 मिलियन भारतीय है वह विदेशों में रहते हैं और वहाँ से देसी मुद्रा इंडिया में भेजते हैं। यह भी भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है। आगे क्या कह रहा है, भारत को 21वीं शताब्दी में, यानी कि 21वीं शताब्दी में क्या है कि भारत को एक नए केंद्र के रूप में उभरता हुआ देखा जा रहा है कि भारत भी अब विकास करना शुरू कर चुका है। आगे देखते हैं। देखिए, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के मेक इन इंडिया योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाता है। यानी मेक इन इंडिया, आपको पता होगा कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ आता है मेक इन इंडिया। ये क्या करते हैं, यह भारत को एक आत्मनिर्भर बना रहा है। इससे क्या हो रहा है कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। यह सभी परिवर्तन वर्तमान विश्व के में भारत को शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। यह सभी पॉइंट यह दर्शाता है कि भारत अब कितना ज़्यादा विकास कर चुका है और कितने तेज़ी से विकास कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जापान को, यानी एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। जापान कहाँ है? जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश है। यानी परमाणु बम, जो परमाणु बम का कहर जिसने देखा है वो इकलौता जापान ही है जिसके ऊपर परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। आपको पता होगा अमेरिका ने जापान के 2 शहर, किस पे? नागासाकी और हिरोशिमा, 2 शहर पे क्या किया था? परमाणु बम गिराया था। और वर्ल्ड का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे और जहाँ गिरने के बाद लोगों को अंदाज़ा लगा कि परमाणु बम कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आगे देखिए, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग। यानी जो जापान के संविधान है उनके आर्टिकल नंबर 9 में क्या दिया गया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे उसको सुलझाने के लिए जापान बल का प्रयोग नहीं करेगा। यानी जापान के संविधान में ही लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वाद विवादों को सुलझाने के लिए जापान बल का प्रयोग नहीं करेगा, यानी कि युद्ध नहीं करेगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है, जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में। यानी जापान भी सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरे हैं। कैसे? जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और कच्चे माल का आयात करता है। यानी जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह कच्चे माल का भी आयात करता है। कच्चे माल भी वह बाहर से मंगवाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे क्या है, उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनने में प्रसिद्ध है। जैसे सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, यह सब प्रसिद्ध कंपनियां कहाँ की है? यह सब जापानी ब्रांड हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, 1964 में जापान OECD का सदस्य बना। 1964 में क्या हुआ? जापान OECD का, जिसका पूरा नाम क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। यानी OECD का क्या हुआ? यह एक सदस्य बना। कब? 1964 में, 1964 में। चलिए आगे देखते हैं। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी जापान की जो अर्थव्यवस्था है वह वर्ल्ड के नंबर में 3rd नंबर पे आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। एशिया के देशों में अकेले जापान ही 7 समूहों का सदस्य है। यानी एशिया के जितने भी देश हैं उस सब में से अकेला जापान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे क्या है, आबादी के लिहाज से जापान का विश्व में 11वां स्थान है। यानी आबादी, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जापान के कितना स्थान है? जापान
11वें नंबर पे आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ इसके बजट में अंशदान यानी कि दान करने के लिहाज से देखा जाए तो जो हमारा जापान है वह सेकंड नंबर पे आता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां स्थान है। यानी सैन्य ताकत के हिसाब से देखा जाए तो जापान को कौन सा रैंक मिला है, वह मिला है 7th, यानी 7 नंबर पे आता है। सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाला देश कौन सा है, जापान। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। यानी 1951 से क्या हुआ, जापान और अमेरिका का सुरक्षा गठबंधन है। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी और शायद जानते भी आप होंगे कि सन 1945 में अमेरिका ने ही जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे। और 1951 में क्या किया, जापान और अमेरिका मिलकर एक सुरक्षा गठबंधन बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, दक्षिण कोरिया। कोरिया प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा उत्तरी कोरिया यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित किया गया था। यानी जो हमारा कोरिया है उसको क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया था। उनमें से एक का नाम क्या था, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसका दूसरा नाम है दक्षिण कोरिया। और दूसरे भाग का क्या नाम दिया गया, उत्तरी कोरिया यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोरिया। इन 2 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया था। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। यानी जो कोरिया है वह कहाँ है, वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैंने आपको बताया था कि दक्षिण कोरिया का ही दूसरा नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया की राजधानी सियोल है। यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल, जहाँ से हान नदी होकर गुजरती है। जहाँ से क्या होता है, हान नाम की एक नदी है, वह दक्षिण कोरिया यानी कि सियोल से ही होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा दक्षिण कोरिया यानी कि सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे उभरा। देखिए, 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया का आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। यानी 1960 से लेके और 1980 के बीच क्या हुआ कि कोरिया का बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास हुआ। और उस विकास को क्या नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया हान नदी पर चमत्कार। आगे देखिए क्या हुआ, 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना। यानी 1996 में क्या हुआ कि जो दक्षिण कोरिया था वह भी OECD का सदस्य बन गया। अब देखिए, मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमारा OECD है इसका सदस्य एक और देश था, और वो देश कौन है, वह है जापान। ठीक है। और OECD का फुल फॉर्म क्या था, मैंने आपको पीछे बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। जो हमारा OECD है इसका फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेट एंड डेवलपमेंट, यानी OECD। चलिए आगे देखते हैं। 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी 2017 में क्या हुआ था, जो दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था है वह 11वें नंबर के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। चलिए आगे देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18वां है। यानी जो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो है 2016 के अनुसार क्या हुआ कि जो दक्षिण कोरिया का HDI रैंक है वह कितने नंबर पर आ गया, वह 18वें नंबर पे
आ गया। अब देखिए अगला क्या है, दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। यानी जो दक्षिण कोरिया का उच्च विकास है उसमें क्या क्या चीज़ शामिल था, उसमें शामिल है भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास और तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में दक्षिण कोरिया का 10वां स्थान है। यानी सैन्य ताकत के हिसाब से देखा जाए तो जो दक्षिण कोरिया है उसका कितना रैंक मिला हुआ है, उसे मिला हुआ है 10वां रैंक। आगे देखिए, दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो दक्षिण कोरिया है वह उच्च प्रौद्योगिकी के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। सैमसंग, एलजी, हुंडई भारत में प्रसिद्ध दक्षिण कोरिया ब्रांड है। यानी ये जो जितने ब्रांड है सैमसंग का, एलजी का और हुंडई का, ये सब प्रसिद्ध ब्रांड है। कहाँ पे? भारत में। आपको पता होगा सारे नाम। चलिए आगे देखते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चीन में किस नेता ने कब खुले द्वार की नीति को अपनाई थी। ठीक है, आपको ये बताना है कि चीन के किस नेता ने और कब खुले द्वार की नीति को अपनाया है। जल्दी से कमेंट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, चीन के किस प्रधानमंत्री के समय में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे गए। यानी चीन के किस प्रधानमंत्री के समय पे आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे गए, आपको ये बताना है कमेंट करके। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या था। यानी यूरोपीय संघ, गाइस ये क्वेश्चन का आंसर आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं ऊपर आई बटन पे और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि जो यूरोपीय संघ था उसके मुद्रा का नाम क्या है। इसी के साथ साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।